हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे चैप्टर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का पार्ट 3। पार्ट 2 की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। So जो mammals हैं they have ability to produce concentrated urine. So filtrate से concentrated urine का जो formation है it is achieved through counter current mechanism which involves loop of Hanel यानी कि जो hairpin like structure है tubules का and the vasa recta। इसके अराउंड जो ये आप रेड ब्लड वेसल्स देख रहे हैं, these two are responsible to form concentrated urine from the filtrate. So the flow of filtrate in the two limbs of Hanel's loop is in opposite direction and thus form a counter current. तो counter current किसको बोलेंगे? यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है टिब्यूल्स का, तो एक है डिसेंडिंग और एक है असेंडिंग। दोनों में ही जो फ्लो है फिल्ट्रेट का वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसी को बोलते हैं काउंटर करंट। यही सेम जो है वासा रेक्टा में भी होता है। So flow of blood through the two limbs of vasa recta is also in a counter current pattern. So the proximity between loop of Hanel and vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium, जो कि 300 ऑस्मो पर लीटर होता है इन द कॉर्टेक्स एंड 1200 ऑस्मो पर लीटर होता है इन द इनर मेड्यूला। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली जो है वासा रेक्टा ये है और नेफ्रॉन जो है ये है ना। दोनों में आप देख सकते हैं जो फ्लो है फिल्ट्रेट का वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये जो पूरा रीजन है ये आपका आता है आउटर मेड्यूला में, और दिस इज कॉर्टेक्स एंड दिस इज इनर मेड्यूला। तीनों में ही जो फ्लो है, जो कंसंट्रेशन है फिल्ट्रेट का वो अलग अलग होता है। सो दिस वेरिएंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। सो यहाँ होता क्या है, जो NaCl है इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ Hanel's loop, ये है Hanel's loop, which is exchanged with descending limb of vasa recta. So this is descending limb of vasa recta. Now NaCl is returned to interstitium by ascending portion of vasa recta. तो यहाँ जाएगा। Now similarly small amount of urea enter the thin segment of ascending limb of Hanel's loop, which is transported back to interstitium by collecting tubule. तो ये है collecting tubule. So the above described transport of substance facilitated by special arrangement of Hanel's loop and vasa recta, और इसी को बोलते हैं counter current mechanism. तो ये जो counter current mechanism है it help to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium. So presence of such interstitial gradient help in an easy passage of water from collecting tubule, thereby concentrating the filtrate, that is urine. So human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate form. तो स्टार्टिंग में जो फिल्ट्रेट फॉर्म होता है वो फिल्ट्रेट थ्रू ऑल दिस मैकेनिज्म convert into concentrated urine which is 4 times concentrated. अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। सो फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें हाइपोथैलेमस है, जेजीए है, हार्ट, ये तीनों मिलके किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। सो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं, जो कि हाइपोथैलेमस ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं इन द बॉडी, आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम या फिर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या फिर आयोनिक कंसंट्रेशन। किसी भी एक के होने से जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? These are specialized sensory cells in the brain, primarily the hypothalamus, that detects change in the concentration of solute in the blood. So ये है डायग्राम, यहाँ आप देख सकते हैं ये है हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस कैसे रेगुलेट करता है किडनी फंक्शन को।
So an excessive loss of fluid from the body activate these receptors which stimulate the hypothalamus to release, क्या क्या रिलीज करवाएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएच या फिर वेसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये है न्यूरोहाइपोफाइसिस जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। पहले तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा और वो रिलीज करवाएगा एडीएच को, कहाँ से, फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। नाउ जो एटीएच है ना, एडीएच, इट फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन। इससे क्या होगा, वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो स्टार्ट होना हो जाएगा फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ टिब्यूल, देयर बाय प्रिवेंटिंग डाययूरेसिस। तो डाययूरेसिस क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। तो एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन ना हो इसके लिए रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, और ये कौन कर रहा है, एडीएच। So an increase in the body fluid volume can switch off the osmoreceptors। अब बॉडी फ्लूइड तो बढ़ गया है, इससे क्या हो जाएगा, जो ऑस्मोरिसेप्टर्स है वो अब स्विच ऑफ हो जाएगा, क्योंकि एक्टिवेट कब होता था, जब बॉडी फ्लूइड घटता था। एंड सप्रेस द एडीएच रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक। सो एडीएच इसके अलावा ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कंस्ट्रिक्टर इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स। सो कैसे, दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा इट कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द जीएफआर, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं जेजीए की, विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट किडनी फंक्शन। फुल फॉर्म है क्या, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस। सो जैसे ही ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो फॉल होगा या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर फॉल होगा, तो जो जीएफआर है, ठीक है, ये एक्टिवेट कर देगा किसको, जेजी सेल्स को। जेजी सेल्स कहाँ होते हैं, यहाँ एफरेंट आर्टेरियोल के कॉन्टेक्ट में होते हैं। तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे ही एक्टिवेट होगा जेजी सेल्स, ये रिलीज करवाएगा रेनिन। अब रेनिन क्या करेगा, रेनिन जो है ये एंजियोटेंसिनोजन जो कि ब्लड में होता है, इसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1, और जो एंजियोटेंसिन 1 है ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। फाइनली जो एंजियोटेंसिन 2 है ये अब क्या करेगा, इट बीइंग अ पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, और ये इंक्रीज करेगा ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जो कि फॉल हो गया था, ठीक है। और इसी से क्या होगा, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है ये भी बढ़ जाएगा। अब दूसरा काम क्या है, ये ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। तो ये हार्मोन भी रिलीज होंगे, और जो एल्डोस्टेरोन है इट कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। दिस ऑल्सो लीड टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। तो इससे क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, इसको क्या कहा जाता है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, क्योंकि जो रेनिन है वो एंजियोटेंसिन फॉर्म करवाता है, और जो एंजियोटेंसिन है वो ये सारा काम करता है। अब आता है हार्ट। तो हार्ट कैसे रेगुलेट करता है किडनी फंक्शन को, सो एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट, इट कॉजेज द रिलीज ऑफ एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, जिसको शॉर्ट में एएनएफ कहा जाता है। सो होता क्या है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, है ना, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो हार्ट है ये एएनएफ रिलीज करेगा। अभी जो एएनएफ है ये क्या करेगा, एएनएफ कैन कॉज वैसो डायलेशन, यानी कि डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। जो वेसल्स हैं वो डायलेट होंगी, डायलेट होने से क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो घट जाएगा। So ANF mechanism therefore act as a check on renin angiotensin mechanism। तो ये उसको चेक ऑन करता है, यानी कि जैसे ही जो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है उसके थ्रू बीपी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो तभी एएनएफ रिलीज हो जाएगा, और एएनएफ क्या करेगा, उस प्रेशर को कम कर देगा। तो ये उस प्रेशर को रेगुलेट करता है। अब बात करते हैं मिक्टूरेशन की। तो मिक्टूरेशन क्या होता है, यूरिन formed by nephron is comes out of kidney through ureter and finally ये स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है।
till a voluntary signal is given by central nervous system यानी कि CS। अब ये voluntary signal क्या होता है? ये जो सिग्नल है ये कैसे पहुंचता है CNS तक? जैसे ये ब्लैडर फिल हो जाएगा और क्या होगा, जो यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाएंगी बिकॉज ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये एक सिग्नल सेंड करेगा किसको, CNS को। CNS के पास सिग्नल जाएगा कि ब्लैडर भर गया है ना। Now CNS pass on motor message to initiate the contraction of smooth muscles of bladder and stimulates relaxation of the urethral sphincter, causing the release of urine through the urethra. So this process of release of urine is called micturition, and the neural mechanism causing it is called micturition reflex. तो ये जो पूरा मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स है ये बच्चों में नहीं डेवलप होता है, इसीलिए जो बच्चे हैं वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है ना। वो इमीडिएटली जैसे ही ब्लैडर फुल हुआ वो यूरिनेट कर देते हैं। तो एक एडल्ट ह्यूमन जो है वो पर डे 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन एक्सक्रीट आउट करता है। एंड ये जो यूरिन है इट इज ऑफ लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड विच इज स्लाइटली एसिडिक नियर अबाउट 6 pH एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। सो ऑन एन एवरेज 25 से 30 ग्राम जो यूरिया है वो इस यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है पर डे। सो वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। इसके अलावा अगर आप कई बार डॉक्टर के पास जाते हो अपनी कोई प्रॉब्लम लेके, है ना, तो कई बार कुछ प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर यूरिन टेस्ट भी लिखते हैं। व्हाई? बिकॉज यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। फॉर एग्जाम्पल अगर यूरिन में ग्लूकोज पाया जाता है दैट इज ग्लाइकोस्यूरिया, और अगर कीटोन पाया जाता है दैट इज कॉल्ड कीटोन्यूरिया। सो इट इंडिकेट्स अबाउट द डायबिटीज मेलिटस। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक अपनी NCERT बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा NCERT से सब कवर हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।